हेलो गाइस, मैं हूं रंजन मिश्रा, रिवोल्यूशन फिजिक्स गाजियाबाद से। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वन शॉट कंप्लीट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड का। ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर एक लेक्चर में कंप्लीट होगा, नॉन स्टॉप। ठीक है, अब इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। ये चैप्टर है क्या? इस चैप्टर के अंदर हम साइंस के बारे में पढ़ते हैं, साइंस क्या है, और फिर स्पेशली क्योंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स समझेंगे कि फिजिक्स क्या है। ठीक है, और फिर उस फिजिक्स को कैसे पढ़ा जाता है, क्या मेथड होता है, फिर उसका क्या इफेक्ट है, ठीक है, क्या एप्लीकेशन है, सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बारे में बता दें कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर का कोई मोल नहीं है। आईआईटी में, नीट में, एनडीए में, इधर उधर कहीं भी इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन समझने के लिए, फिजिक्स को समझने के लिए चैप्टर बहुत जरूरी है। जैसे कि आपको पूछना है कि ये सामने फैन है, फैन क्यों चलता है, एसी कैसे काम करता है, फोन कैसे काम करता है, ठीक है, हवा क्यों बहती है, नदी कैसे चल बहती है, आपका दिल कैसे धड़कता है, ये बाल काले क्यों है, सफेद क्यों है, ठीक है, ये मार्कर से मैं इस पे लिख कैसे लेता हूं। बहुत सारी चीजें, लाखों लाख चीजें हैं जिसका एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए। ठीक है, और वो एक्सप्लेनेशन कौन देगा? साइंस देगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि साइंस क्या है। ठीक है, तो लिखा हुआ है, द वर्ड साइंस इज ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंसिया। इसका मतलब होता है टू नो। हमारे संस्कृत में विज्ञान होता है और उर्दू में इल्म होता है। इन सब का मतलब है जानना। हमें नो, टू नो, चीजों को समझना, जानना। किसको? तो यहां लिखा हुआ है सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फेनोमेना। किसको समझना? जो कुछ भी नेचर में है, जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, जो कुछ हम बोल रहे हैं, जो कुछ भी हमारे नेचर में है, उसको समझना, उसको जानना साइंस है। किस तरीके से जानना? तो सिस्टमेटिक तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से उसको जानना। ठीक है, जैसे सेव गिरा तो कैसे गिरा, ये न्यूटन के दिमाग में जाके अटक गया। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं कि चीजों को कोई देखा, ठीक है, तो उसको किस तरीके से आगे उसको समझना है, ये साइंस बताता है। आगे चल के आप भी साइंटिस्ट हो सकते हैं। तो अगर कोई चीज, कोई ऑब्जर्वेशन आपको है, ठीक है, तो आप कैसे उसको डील करेंगे? तो डील करने का तरीका साइंस बताता है। कैसे? तो आपको समझना है। किसको समझना है? जो नेचुरल फेनोमेना। किस तरीके से समझना है? तो ऑर्गेनाइज तरीके से समझना है, उसको सिस्टमेटिक तरीके से समझना है। जो कुछ भी आपने लिया उसको आप चल के आगे हम लोग पढ़ेंगे कि उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, उसका मॉडलिंग करेंगे कि कोई फार्मूला डेवलप हो जाए। ठीक है, उसको एक पूरे डिटेल में हम एनालिसिस करते हैं, इन डेप्थ। इसीलिए कहा गया कि सच दैट डिटेल इन डेप्थ, जितना भी डेप्थ में हम कर सकते हैं। इस पर एक बार पढ़ देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। साइंस इज ए सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फेनोमेना इन सच अ detail and depth as possible and use the knowledge so gain to predict, modify and control the phenomena। ये जो तीन हमने टर्म यूज किया, प्रिडिक्ट, ठीक है, प्रिडिक्ट, मॉडिफाई एंड कंट्रोल। ठीक, जो भी हम देखते हैं, जैसे किसी ने देखा कि चिड़िया उड़ती है, उसको मन किया कि मैं भी उड़ूं। ठीक है, उसने प्रिडिक्ट किया क्या हम उड़ सकते हैं, उसने सोचा कि क्या हम उड़ सकते हैं, फिर उसने उस पर मनन करना शुरू किया, सोचना शुरू किया। ठीक है, और फिर जो कुछ भी अवेलेबल था उसको मॉडिफाई करके ट्राई करना शुरू किया कि क्या हम उड़ सकते हैं। ये प्रोसेस बहुत दिन तक चला और किसी ने बना लिया हवाई जहाज, और आज हम उड़ रहे हैं। ठीक, यही चीज है कि हम जो चीज देखते हैं फिर उस प्रिडिक्शन करते हैं। जैसे आज का प्रेडिक्शन है कि
बहुत सारे साइंटिस्ट बोलते हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके से हम वॉइस को एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, आदमी को भी भेजा जा सकता है। बिल्कुल भेजा जा सकता है, क्योंकि हमें एनर्जी भेजने आता है। एनर्जी को हम यहां से अमेरिका फट से भेज सकते हैं। तो अगर मास को भी एनर्जी में कन्वर्ट करना हम सीख जाएं और एनर्जी को फिर मास में रिकंस्ट्रक्ट करना सीख जाएं, तो फिर एनर्जी को भेज सकते हैं हम, और फिर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में नारद मुनि की तरह एक जगह से दूसरी जगह हम अंतर ध्यान हो सकते हैं। ठीक, तो ये प्रिडिक्शन है। ये साइंस हमें बताता है कि जो चीज दिख रहा है उसको फिर प्रिडिक्शन कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर सारा का सारा डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक, समझ में आया? तो हमने बताया कि साइंस क्या है। ठीक है, उसके बाद क्या बताया, साइंस किस तरीके से काम करता है, ये आपको सिस्टमेटिक तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से आपको डील करना होता है साइंस को। ठीक है, और फिर उस पर जो भी चेंजेस हो सकते हैं, जो भी उसको आप अप्लाई करके कुछ बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए साइंस को इन जनरल दो पार्ट में लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, कुछ लोग कितने पार्ट में, दो पार्ट में। एक होता है फिजिकल साइंस। ठीक है, फर्स्ट है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस भी दो तरीके से डिफाइन होता है, एक जिसके अंदर हम फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर दूसरा पढ़ेंगे केमिस्ट्री। कुछ लोग जियोग्राफी को भी फिजिकल साइंस का ही हिस्सा मानते हैं। ठीक है, और फिर सेकंड है बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, फिर इसमें ये जूलॉजी, ठीक है, और बॉटनी, इसमें जानवर और ये सब प्लांट के बारे में पढ़ने का। हमें मेन इससे मतलब है, हमें बस फिजिक्स से मतलब। अब हम लोग आगे देखते हैं कि साइंस काम कैसे करता है। ठीक है, अभी तक तो हमने समझा कि साइंस है क्या। साइंस है कि हम नेचर को समझते हैं, जानते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से। अब साइंस का मेथड्स क्या है, कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, जिसको हम सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज बोल रहे हैं, वो बेसिकली सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज है क्या, उसका प्रोसीजर है, उसका मेथड है। यहां लिखा हुआ है, देखिए, सबसे पहले सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन होता है, फिर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होता है, फिर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग की जाती है, फिर मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है, फिर प्रिडिक्शन होता है, वेरिफिकेशन होता है, फाल्सिफिकेशन होता है। अब ये ऊपर से निकल गया, ठीक है, ये सारे टर्म जो है ऊपर निकल गए होंगे। इसको हम लोग समझते हैं पहले एक एक चीज को। ठीक है, एक एक चीज को बारीकी से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, जैसे न्यूटन साहब के सर पे आम गिरा। अब हो सकता है कि कल जाते तो कल नहीं गिरता, फिर वो कहते हैं अरे यार आज तो गिर रहा है, कल नहीं गिर रहा है, तो फिर उसको हम फिर साइंस में नहीं लाएंगे। अगर आज सेब गिर रहा है तो कल भी वहां से गिराए तो गिरना चाहिए। इंग्लैंड में गिर रहा था तो इंडिया में भी अगर आप सेब गिराएंगे तो सेब यहां भी गिरना चाहिए। ठीक है, ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि जो चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको सिस्टमेटिक तरीके से फिर देखिए, बार बार देखिए कि क्या वो रियली में हो रहा है या तुक्का लग गया है, एट रैंडम हो गया है कुछ। ठीक है, जैसे एक बार हमने अखबार में पढ़ा था कि इधर शिमला में कोई गया हुआ था अपना छुट्टी मनाने। वहां पे क्या हुआ कि किसी लकड़ी से पानी में आग लग जा रहा था। ठीक है, उस लकड़ी से क्या किया कि खाना बना रहा था, आग लग गया। अब उस आदमी ने उस मतलब लकड़ी को दूसरे में डाला, दूसरी जगह पानी में, वहां भी आग लग गया। ठीक है, वो आकर अखबार में बता दिया, अखबार में छप गया। लेकिन जब उसी टाइप की और लकड़ी ली गई और उसको पानी में डाल के आग लगाएगी तो नहीं लगा। तो क्या था, एक तुक्का था, कुछ लग गया होगा, उस पर्टिकुलर लकड़ी में कुछ आ गया होगा। ठीक है, तो उसको फिर हम साइंस नहीं मानते हैं, उसको ऑब्जर्वेशन को फिर छोड़ देते हैं कि हो गया होगा। ठीक है, दैट मीन्स सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग जगह पे बार बार उसको हम करके देखते हैं ऑब्जर्वेशन को कि बार बार हो रहा है या
नहीं हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप होता है कि एक बार ठीक है पता चल गया कि हर चीज नीचे गिर रही है, हर चीज नीचे गिर रही है, ठीक है, फिर उसको हम लैब में लाते हैं, लैब में उसको फिर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, उस पे अलग अलग चीजों को देखते हैं, ठीक है, एनालाइज करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के बाद फिर हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, बेसिकली क्यों हो रहा है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों बल्क में लेके भी देखते हैं और उसके क्वालिटेटिव चीजों को भी देखते हैं कि क्यों हो रहा है, ठीक है। लाइट जल रही है कहीं पे, से दो पत्थर मारा आग लग गई, ठीक है। अब जो आदमी होगा, आदि मानव, वो दो पत्थर को रगड़ने के बाद आग लगी होगी तो बार बार उसको ऑब्जर्व किया होगा, फिर लाके जो लोग विद्वान होंगे बैठ के देखे होंगे, उसको किए होंगे कि भाई आग क्यों लग रहा है, फिर उसका कारण ढूंढे होंगे कि पत्थर को मारने पे आग क्यों लगती है, उसका रीजनिंग ढूंढा गया होगा, उसका कारण ढूंढा गया होगा, ठीक है। फिर उस कारण पता चलने के बाद फिर उससे प्रिडिक्ट किया जा सकता है, और भी चीजें बनाई जा सकती हैं जिससे आग लग सके। आज देख लीजिए, उस पत्थर से जो आग लगा था, आज ऐसे ऐसे चीजें इसी मनुष्य ने बना ली हैं, इसी आदमी ने बना ली हैं कि कहां कहां आग लग जाती है, ठीक है। दिलों वाली बात नहीं है, दिल में भी आग लगती है, ठीक। नेक्स्ट है मैथमेटिकल मॉडलिंग। फिर क्या है कि जैसे न्यूटन साहब थे, उन्होंने क्या किया, जो एक चीज गिर रहा था उनका एप्पल, उन्होंने क्या किया, फिर उसको एनालाइज किया, समझा, परखा, उस पर सोचा, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, फिर क्या किया, उस पर एक मैथमेटिकल फॉर्मूला निकाला। क्या है ना कि साइंस मैथ से चलता है, अगर मैथमेटिकल एक फॉर्मूला निकल जाता है ना तो चीजों को समझना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है ना। अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला बन जाए तो बहुत अच्छा होता है, कोई जरूरी नहीं कि बन ही जाएगा, हमेशा बन जाएगा। जैसे न्यूक्लियर फोर्सेज अभी पढ़ेंगे, उसका आज तक फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो अगर फॉर्मूला बन गया, उसका कुछ मॉडलिंग हो गई तो बहुत अच्छा होता है हमारे लिए, इसलिए हम उसका मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं। उसके बाद फिर दुनिया का देखते हैं, ले जा भाई, ये रहा मेरा नियम, ये रहा मेरा थ्योरी, यूज करो। अब फिर उस थ्योरी पे आप बहुत कुछ बनाते हैं। जो टेक्नोलॉजी होता है ये प्रिडिक्शन का ही पार्ट है। वो जो थ्योरी आया, उस थ्योरी का इस्तेमाल करके फिर अलग अलग चीजें बनती हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं तुम जो बोल रहे हो गलत है, ठीक है। तो ओपन है दुनिया में कि मैंने थ्योरी दे दी है, आप उसको गलत साबित करो, सही साबित करो, ठीक है, वेरीफाई करो, या फिर उसको गलत साबित कर दो कि नहीं तुम गलत हो भाई। तो साइंस उसको मान लेता है, ठीक है। इसलिए देखो यहां लिखा हुआ है, देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस एंड नो अनक्वेश्चन अथॉरिटी अमंग साइंटिस्ट। साइंस की यह ब्यूटी है, अगर मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, खूब मेहनत किया, खूब लगाया दिमाग, और मैंने कोई थ्योरी दिया, ठीक है, और अगर किसी साइंटिस्ट ने आगे आके बोला कि सर इसमें तो कुछ गड़बड़ है, ये देखो मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं कि आपका ये जो थ्योरी है गलत है, तो साइंटिस्ट उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, और मान लेते हैं कि ठीक है मेरा थ्योरी गलत है सर, आप इसको सही कर दीजिए, ठीक है। जैसे रदरफोर्ड आए, उन्होंने एक मॉडल दिया एटम का, फिर उसको बोर साहब ने, बहुत सारे लोगों ने प्रॉब्लम करना शुरू किया, तुम्हारा ये प्रॉब्लम, तुम्हारा वो प्रॉब्लम, फिर बोर साहब आए, बोर ने उसको सही किया, ठीक है, बोर में भी बहुत सारा प्रॉब्लम आ गया, फिर आगे उसको सही किया गया। इवन जो न्यूटन साहब थे, न्यूटन के जितने भी थ्योरी थे मैकेनिक्स के, 1905 में जब आइंस्टीन साहब आए, उन्होंने उसको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, जो स्पेशल थ्योरी ऑफ सॉरी जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था, उससे वो सारा का सारा थ्योरी गलत हो गया। तो लोगों ने एक्सेप्ट किया, ठीक है, क्या किया जा सकता है इसमें, किस तरीके उसको सही किया जा सकता है, ठीक है। तो उसमें मैनिपुलेशन किया गया, ठीक है ना, इनर्शियल नॉन इनर्शियल का कंसेप्ट आया, हम आगे पढ़ेंगे इसको न्यूटन्स लॉ में, ठीक है। तो मेन कहने का मतलब ये है कि साइंस के अंदर कोई भगवान नहीं है। धर्म और साइंस में ही फर्क है, रिलीजन में ही फर्क है। एक बार धर्म में बन गया कि ये मेरा भगवान है, अब उसको अगर आप किसी क्वेश्चन कर दिए तो फिर त्रिशूल लगेगा आपको, या फिर अल्लाह पे क्वेश्चन कर दिया, क्रिश्चियन पे क्वेश्चन कर दिए, तो यू आर नॉट अलाउड, फिर आपको ऊपर ही जाना पड़ेगा, ठीक है ना। धर्म में और फिजिक्स में, साइंस में एक बेसिक फर्क है। साइंस लॉजिक पे चलता है, साइंस में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप तर्क कर सकते हैं, कोई भी डाउट है आप आके बोलिए कि सर ये प्रॉब्लम है, आप बताइए कि ये क्यों है, और साइंटिस्ट जवाब देगा, अगर नहीं देगा तो फिर आपकी बात मानी जाएगी,
लेकिन ऐसा धर्म में नहीं होता है। धर्म में जो वो बोल गए वही सही है, आप गलत करेंगे तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो ये था हमारा साइंस का एक बेसिक चीज। हमने बेसिक समझा कि साइंस होता क्या है। ठीक है, साइंस का मतलब था चीजों को जानना। उसके बाद हमने मेथड्स पढ़े, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग, प्रिडिक्शन एंड वेरिफिकेशन, फाल्सिफिकेशन। बाहर बारिश हो रही है भाई, बहुत बढ़िया वाला। ठीक है, अब हम लोग फिजिक्स समझते हैं कि फिजिक्स क्या है और फिजिक्स कैसे काम करता है। ठीक है, अब हम लोग फिजिक्स देखते हैं कि फिजिक्स क्या है। ठीक है, सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं। लिखा हुआ है फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर। हमने साइंस में भी यही बात किया था, बेसिक लॉ ऑफ नेचर। जो भी नेचर का लॉ है, नेचर में क्या दिखता है आपको? लाइट दिखता है, हीट दिखता है, मास दिख रहा है, फ्लो दिख रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। सूरज घूम रहा है, चांद घूम रहा है, ये सारी चीजें जो नेचर में दिख रही हैं, उस नेचर के बारे में हम फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे और फिर उसको कुछ मैनिपुलेट करके कुछ अपने फायदे की चीज बनाएंगे, ह्यूमैनिटी के फायदे की चीज बनाएंगे, जिससे मानवता का कल्याण हो सके, मानव के विकास में वो हेल्पफुल हो सके। ये हमारा फिजिक्स का मेन एम होता है। ठीक है, यही लिखा हमने कि फिजिक्स इज ए स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फेनोमेना। ठीक है, अब इस पे तो बहुत डिस्कशन कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो ये समझ में आ गया हम। अब नीचे देखिए लिखा हुआ है कि बेसिक प्रिंसिपल इन फिजिक्स। फिजिक्स में दो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं जिसके थ्रू फिजिक्स को डील किया जाता है। फर्स्ट है यूनिफिकेशन एंड सेकंड है रिडक्शन। फिर ऊपर से निकल गए। ठीक है, अभी 10th पास करके आए हैं, बड़े बड़े वर्ड मिले जा रहे हैं। यूनिफिकेशन, अब इसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि यूनिफिकेशन है क्या, रिडक्शन है क्या। ठीक है, अब यूनिफिकेशन का मतलब समझिए। सबसे फर्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मतलब होता है कि फिजिक्स चाहता है कि बहुत सारे कंसेप्ट ना रहे। ठीक है, लाइफ में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना रहे, सब मिला के कुछ लॉज रहे, कुछ थ्योरी रहे और वही थ्योरी सबको एक्सप्लेन कर दे। ठीक है, अब जैसे देखिए ये हमारा सन है। ठीक है, इसके चारों तरफ प्लेनेट घूमते हैं। ठीक है, इसको कौन एक्सप्लेन करता है? न्यूटन साहब ने एक लॉ दिया था, आपने 9th में पढ़ा होगा, G(m1)(m2)/r²। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने प्लेनेटरी मोशन के बारे में एक्सप्लेन किया। लेकिन वही मोशन देखिए, अगर कोई चीज नीचे गिर रही है, ठीक है, ऐसे फट से नीचे गिर जा रही है, तो उसको यही लॉ एक्सप्लेन करता है। आप एक पत्थर लीजिए और रस्सी से बांध के ऐसे घुमाइए, ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है उसको भी कौन एक्सप्लेन कर देता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मोशन कर देता है। ठीक है ना, दैट मीन्स एक ही लॉ होना चाहिए जो बहुत सारे चीजों को एक्सप्लेन करे, चीजों को जोड़ दे। इसको बोलते हैं यूनिफिकेशन। इसलिए यहां पे देखिए लिखा गया एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फेनोमेना इन टर्म्स ऑफ फ्यू कंसेप्ट। अब इससे कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स लॉ में बहुत सारी चीजों को एक साथ एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, हमारे मैक्सवेल साहब थे, इलेक्ट्रोस्टेट, मैग्नेटिज्म सबको यूनिफाई कर दिया, बहुत सारी चीजों को एक साथ जोड़ दिया। ठीक है, अब हम लोग 10th जस्ट करके आए हुए हैं, तो बहुत डिटेल में इसमें जा नहीं सकते। धीरे धीरे आपको आइडिया मिलता जाएगा, मैक्सवेल साहब का रोल, कूलम्ब साहब का रोल, न्यूटन साहब का रोल, आइंस्टीन का रोल, सबने एफर्ट दिया कि चीजों को छोटा से छोटा करते चला जाए और कम से कम हमारे पास लॉ रहे जिसके थ्रू हम चीजों को एक्सप्लेन कर पाए। दैट इज द यूनिफिकेशन प्रिंसिपल। समझ में आया? मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। यूनिफिकेशन का सीधा सा मतलब है कि सबको एक छतरी के नीचे लाना। जैसे आजकल देखिए दुनिया में चल रहा है,
आप इंडिया की बात करें तो 10 लोग हैं पूरे देश में जो पूरे चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। मुकेश भाई हैं, अदानी जी हैं, टाटा है, बिरला है, हर चीज पे उन्हीं 8-10 लोगों का कब्जा है, सब कुछ वही फैसिलिटी दे रहे हैं। तो क्या हो गया, एक तरीके से दिस इज द कमर्शियल यूनिफिकेशन। सबके हाथ में पावर नहीं है, लिमिटेड लोग हैं, 10-12 लोग हैं या 50 लोग हैं अधिक से अधिक, उन्हीं के पास देश का सब कुछ है और दे आर रनिंग द कंट्री। ये इंडिया की बात नहीं है, अमेरिका में भी ऐसा ही है, बहुत सारे सब जगह देशों में ऐसे ही चल रहा है। फिजिक्स में भी यही कंसेप्ट चलता है कि चीजों को यूनिफाई किया जाए, बहुत सारे लॉ ना रहे, हजारों लॉ ना रहे, क्योंकि पढ़ना भी है ना भाई हमें, बच्चों को पढ़ाना भी है। अब पता चला कि आपने 5 लाख लॉ बना दिए, हजारों साल से हम साइंस को डेवलप कर रहे हैं, हर साल ही कोई ना कोई लॉ आता है। अब अगर सारे लॉ को अलग अलग पढ़ता चला जाए तो लाखों किताब हो जाएंगी, जिसको पढ़ने के लिए एक जिंदगी कम पड़ जाएगी। यूनिफिकेशन के बाद भी जिंदगी बहुत कम है, ठीक है। हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने लिखा है थिंग्स ऑफ एवरीथिंग करके कुछ बुक था, लॉ ऑफ एवरीथिंग करके, ठीक है। बहुत सारी चीजों को एक ही साथ जोड़ के समझाना, ठीक है ना। कहने का मतलब यूनिफिकेशन जो है, यूनिफिकेशन का मतलब है सीधा साधा मतलब कि बहुत सारे कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन एक लॉ से मिल जाए, या पूरे दुनिया की जितनी भी फिजिकल चीजें हो रही हैं कुछ लिमिटेड कंसेप्ट के हिसाब से उसको एक्सप्लेन किया जा सके, बहुत सारी चीजों को हमें पढ़ने की जरूरत ना पड़े, इसको हम बोलते हैं यूनिफिकेशन, ठीक है। अब आते हैं रिडक्शन के ऊपर। आपने बचपन में कहानी पढ़ी होगी कि अगर आपको खिचड़ी खानी है, बहुत बीरबल और उसकी कहानी पढ़े थे अकबर बीरबल की, अगर आपको खिचड़ी खानी है, गरम खिचड़ी, तो आप क्या करते हैं, बीच थाली में ऐसे चम्मच नहीं डालते, किनारे से थोड़ा करके खाते हैं। दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटा छोटा करके पढ़ना रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि ये कंसेप्ट है कि एक स्प्रिंग है, मान लीजिए, ठीक है, एक बड़ा सा स्प्रिंग छत के नीचे रखा हुआ है, मान लो कि यहां स्प्रिंग रखा हुआ है, एक आदमी ऊपर से कूदा भड़ाम, ठीक है, और फिर फरने से ऊपर चला गया। अब देखिए, ऊपर से नीचे आना एक फेनोमेनन है, फिर स्प्रिंग से उसका टकराना एक अलग फेनोमेनन है, फिर वो ऊपर चला गया वो अलग फेनोमेनन, और फिर वो नीचे आएगा वो अलग फेनोमेनन है। दैट मीन्स बहुत सारे चीज इसमें इन्वॉल्व है। अब इसको कैसे डील करा जाए, एक एक चीज को, जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसको अलग डील किया जाए, जब उससे टकराया तो उसको अलग डील किया जाए, ठीक है, फिर ऊपर गया उसको अलग डील किया जाए, और फिर सबको जोड़ दिया जाए, ठीक है। बहुत सारे लोग इसे एक और एग्जाम्पल समझाते हैं कि मान लीजिए कि एक वॉल है, ठीक है, एक गोली आई ऐसे और इसमें धस गई, ठीक है, इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, या धस के ना कि इधर बाहर निकल गई, मान लो बाहर निकल गई जाके, ठीक है, और यहां पे जाके कोई स्प्रिंग है, इससे टकरा गई, ठीक है, अब ये स्प्रिंग ऑसिलेशन करने लगा, एसएचएम करने लगा मान लो, ठीक है, तो यहां से यहां का मोशन अलग है, इसके अंदर धसेगा उसका मोशन अलग है, जाके यहां टकराएगा अलग है, एसएचएम का चीज अलग है। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देखिए बहुत बड़ा है, लेकिन अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में करके अगर हम पढ़ें, चीजों को छोटे छोटे करके पढ़ें, तो हमारे लिए आसान हो जाता है। ये जिंदगी में भी सही है, जिंदगी में भी ये कंसेप्ट बहुत यूजफुल है। अगर बहुत सारा कंसेप्ट आपको पढ़ना है, जैसे आईआईटी निकालना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपके पास टाइम 24 आवर ही है, तो आप सबको एक साथ ना पढ़ के एक आप टाइम टेबल बनाते हैं, ठीक है, और फिर धीरे धीरे एक ही दिन में सब ना पढ़ के छोटे छोटे चैप्टर्स में, फिर चैप्टर्स को छोटे छोटे टॉपिक में, ठीक है, आप क्या करते हैं, उसको टुकड़ों में पढ़ते हैं। दिस इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है, समझ में आया। तो हमने दो चीज समझा, दो प्रिंसिपल समझा। एक समझा यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मतलब है कि बहुत सारे फेनोमेनन को, बहुत सारे चीजों को लिमिटेड लॉ से एक्सप्लेन करना, और रिडक्शन होता है कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को
बड़ी चीज को छोटे छोटे चीजों में डील करना, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। ठीक है, अब समझ में आया। अब आते हैं हम लोग स्कोप के ऊपर। ठीक है, स्कोप एंड एक्साइटमेंट। ठीक है, अब देखिए फिजिक्स जो है, स्कोप की बात करें तो इसका बहुत स्कोप है। अब क्या बात करेंगे, जो कुछ भी आपको दिख रहा है और जो कुछ भी नहीं दिख रहा है, सब जगह फिजिक्स इन्वॉल्व है। ठीक है ना, रॉकेट उड़ रहा है, गोली चल रही है, टीवी चल रहा है, पेन लिख रहा है, बाइक चल रही है, कार चल रही है, ट्रेन उड़ रहा है, हजारों चीजें, दूध आपका गर्म हो रहा है, फ्रिज चल रहा है, फ्रिज में बर्फ बन रहा है, हजारों तरह का चीजें, जो कुछ भी हो रहा है सब फिजिक्स है। ठीक है, अब उसमें क्या क्या हम है और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, स्कोप का मतलब होता है कि और क्या क्या हो सकता है। तो उसके लिए हमने क्या किया ना, अलग अलग चीज बनाया हुआ है। ठीक है, इसको मेनली हमने दो तरीके से इसको डिवाइड कर दिया है। एक डिवाइड किया है मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, जो बड़ा चीज है, जो साफ साफ मुझे दिख जाता है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या है, मैकेनिक्स पढ़ते हैं। मैकेनिक्स चैप्टर 11 का फर्स्ट बुक पूरा मैकेनिक्स, इसी के अंदर हम डील करेंगे। ठीक है, क्लास 12 का फर्स्ट बुक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसी के अंदर डील करेंगे। ठीक है, इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसी के अंदर डील करेंगे। ठीक है, इसको हीट चैप्टर भी बोलते हैं हम लोग। ये क्या है कि मैक्रोस्कोपिक है, बड़ी चीजें। ठीक है, जब चीजें बड़ी हो मैकेनिक्स में, जैसे पुली है या स्प्रिंग प्रॉब्लम है या फिर बैंकिंग ऑफ रोड्स है, हजारों चीजें हैं मैकेनिक्स के अंदर, जिसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक, अब आता है इधर माइक्रोस्कोपिक। इसमें एक और ऑप्टिक्स भी था, ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। और फिर इधर माइक्रोस्कोपिक, जो आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक में क्लास 12 का पूरा मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में हमारा एटम, न्यूक्लियाई, ठीक है, सब चीजें हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा मेन इसका क्लासिफिकेशन है, स्कोप है। ठीक, अब देखते हैं कि फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी कैसे इंटर रिलेटेड है। देखिए, हमने बहुत कुछ सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। कि जैसे फिजिक्स है, एक कंसेप्ट है बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे आगे फ्लूइड में। उस कंसेप्ट को, फिजिक्स की उस कंसेप्ट को एरोप्लेन उड़ाने में, एरोप्लेन को फ्लाई कराने में, उसको उड़ाने में प्रयोग किया गया। ठीक है, दैट मीन्स क्या हुआ कि फिजिक्स का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी ने किया। टेक्नोलॉजी होता है क्या है, फिजिक्स का ही एप्लीकेशन है टेक्नोलॉजी। फिजिक्स को जब हम रियल लाइफ में यूज करते हैं तो उसी को टेक्नोलॉजी बोल देते हैं। अब बर्नौलीज थ्योरम का इस्तेमाल करके हमने एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया, जिससे जहाज उड़ता था। जहाज में जो पंख होते हैं, वहां पे हम पढ़ेंगे किस तरीके से बर्नौलीज लगता है। ये अलग बात है कि उसमें और भी टेक्नोलॉजी लगी हुई है, लेकिन बर्नौलीज लगता है। अब उससे फर्क क्या पड़ेगा सोसाइटी पे? देखिए, सोसाइटी में फर्क पड़ा कि जहां पे आप, जैसे दिल्ली से मुंबई जाना है, अगर जो आदमी 3 दिन में, 4 दिन में या पैदल जाता तो 15 दिन, 20 दिन में पहुंचता था, वो 1 घंटे में पहुंच सकता है, 1.5 घंटे में पहुंच सकता है। उससे क्या हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ही बड़ा क्रांति आ गया। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का ही एग्जांपल ले तो पहले आदमी पैदल चलता था, फिर उसने व्हील बनाया। व्हील का बनाना क्या है, एक तरीके का फिजिक्स है। व्हील से चीजें क्या हुई, आसान हो गई। उस पर आप बोझ को उठा सकते थे, हेवी वेट को उठा सकते थे, चीजों को बैलगाड़ी बना के जल्दी जल्दी आगे जा सकते थे। फिर उसमें एडवांसमेंट हुआ और उसमें कार बन गए। ठीक है, कार के बाद जहाज बन के उसमें और भी आगे इंप्रूवमेंट होने के चांसेस हैं। ठीक है,
तो ये क्या है कि एक सतत प्रक्रिया है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जिसके थ्रू फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी इंटर रिलेटेड होता है। ठीक है, जैसे आपका कम्युनिकेशन ही ले लीजिए। पहले मान लीजिए 1000 साल पहले आज से अगर मुझे अपनी बात 1000 किलोमीटर दूर भेजनी होती तो क्या करना पड़ता? मुझे किसी न किसी मैसेंजर को भेजना पड़ता, किसी आदमी को भेजना पड़ता, संवरिया को भेजना पड़ता जो मेरे मैसेज को वहां तक दे के आता। लेकिन आज देखिए, आज हमारे पास कम्युनिकेशन है, फोन से हम बोल सकते हैं, टेलीफोन से बोल सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू, मैसेज के थ्रू बोल सकते हैं, वीडियो कॉलिंग पे फेस टू फेस देख सकते हैं। इससे क्या हुआ? हमारा समय बचा। ठीक है, सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ा कि हमारा समय बचा, सोसाइटी इंटरकनेक्टेड हो गई। आज एक ही फैमिली के लोग एक साथ वीडियो कॉलिंग पे सब लोग ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है, हम आजकल कोरोना के टाइम में जूम पे क्लास ले रहे हैं। ठीक है, 60 बच्चे एक साथ क्लास ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? टेक्नोलॉजी की वजह से हुई हैं। और टेक्नोलॉजी किसकी वजह से आया हुआ है? फिजिक्स की वजह से आया हुआ है। ठीक है, डिफेंस में ले लीजिए, पहले आप तीर कमान चलाते थे। ठीक है, फिर आप तलवार बना लिए, फिर आप बंदूक बना लिए, फिर तोप बना लिए, आज क्या क्या बना के बैठे हुए हैं। ठीक है, मेडिसिन इंडस्ट्री में देख लीजिए, पहले बैग होते थे, ऐसे नब्ज देखते थे, आज आप बॉडी का हर पार्ट का एक्सरे कर सकते हैं, ईसीजी कर सकते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी आ गई है। ठीक है, इससे क्या है कि ह्यूमैनिटी पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा हुआ है। फिजिक्स से क्या होता है कि फिजिक्स जब टेक्नोलॉजी में आता है तो चीजें आसान हो जाती हैं हमारे लिए। ठीक है, जैसे क्रिकेट का एग्जांपल लीजिए, सब लोग क्रिकेट देखते हैं। पहले अगर कोई आउट हो जाता था, अंपायर ने कह दिया आउट, तो आउट हो जाता था। आज डीआरएस है, टेक्नोलॉजी से हम उसको पीछे जाकर फिर देखते हैं भाई कि आउट हुआ था कि नहीं हुआ था। ठीक है, ये सब सोसाइटी पे उसका इंपैक्ट है। वेदर फोरकास्ट देख लीजिए, आजकल सुनामी आता है या कब बारिश होनी है, कब बारिश नहीं होनी है। ठीक है, कब तूफान आना है, सबकी जानकारी आपको पहले से रहती है। और ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है? हमारे फिजिक्स और टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। और इससे सोसाइटी पे बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है। ठीक है, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा तो है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव ही पड़े। बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई जिसका निगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है। जैसे बायोलॉजी में ले लीजिए, आज कोरोना टाइम चल रहा है, कोरोना का जो वायरस है वो निगेटिव इंपैक्ट है। इस पता नहीं कि ये बायोलॉजिकल वीपन है या नहीं है, लेकिन क्या है कि ये उस जो एक बायोटेक्नोलॉजी है उसका निगेटिव इफेक्ट पड़ा है सोसाइटी के ऊपर। एटम बम है, एटम का जो टेक्नोलॉजी था, एटॉमिक टेक्नोलॉजी था, उसका गलत उपयोग करके नागासाकी और हिरोशिमा पे बमबारी की गई। आज बहुत सारे देशों के पास एटम बम है। ठीक है, वो पूरे ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे ऐसी टेक्नोलॉजी जैसे क्लोनिंग, ह्यूमन क्लोनिंग। ठीक है, एक आप बाल निकालिए और आपके जैसे हजारों आदमी बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इस टेक्नोलॉजी से पूरे ह्यूमैनिटी को खतरा हो जाएगा, पूरे सोसाइटी को खतरा हो जाएगा। दैट मीन्स कई बार ये निगेटिव इंपैक्ट भी डालता है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन है पूरे दुनिया में तो इस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करते हैं, बैन करते हैं। ठीक है, तो जो क्लोनिंग की टेक्नोलॉजी है उसको बैन किया हुआ है, पूरे दुनिया ने बैन किया हुआ है। ठीक है, जो परमाणु टेक्नोलॉजी है, जो एटॉमिक टेक्नोलॉजी है, सबके पास नहीं है, उस पर लाइसेंसिंग है, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, उसको मॉनिटरिंग किया जाता है। तो ये हमारा एक मोटा मोटी तौर पे फिजिक्स और टेक्नोलॉजी और सोसाइटी पे इफेक्ट के बारे में उन्होंने डिस्कस किया। इस पे घंटों लेक्चर दिया जा सकता है। ठीक है ना, आपको क्या है कि एक बेसिक आइडिया लेना है कि फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और ये सब इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, बेसिक आइडिया मुझे लगता है कि मिल गया होगा। एग्जाम्पल देने को आप 5 घंटा बैठ के एग्जाम्पल दे सकते हैं, हर फील्ड में दे सकते हैं। जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन में दे सकते हैं, टेली कम्युनिकेशन में दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में दे सकते हैं, ऑटोमोबाइल में दे सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में दे सकते हैं, मैकेनिकल में दे सकते हैं, सिविल में दे सकते हैं। सैकड़ों ब्रांच हैं टेक्नोलॉजी के जिस सब फिजिक्स का ही एक्सटेंशन है। ठीक है, तो उस पर घंटों डिस्कशन हो सकता है, लेकिन हमें क्या है कि बहुत जल्दी से इसे खत्म करना है। आइडिया देना था, वो आइडिया हम दे चुके हैं, मुझे लगता है कि हम लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इसमें फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नेचर में बहुत सारे फोर्स हैं। अभी हमने यूनिफिकेशन पढ़ा, साइंटिस्ट चाहते थे कि इसको यूनिफाई किया जाए। ठीक है ना,
आइंस्टीन साहब तो चाहते थे कि एक ही फोर्स हो, अभी तक वो एक्सप्लेन हो नहीं पाया है कि वो कौन सा फोर्स है। वो तो कहते थे कि सारा फोर्स एक ही फोर्स का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे भगवान बोलते हैं ना, हरि एक हरि कथा अनंता, जो कुछ भी है मेरा ही रिप्रेजेंटेशन है। गीता में जो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही गंगा हूं, ठीक है, मैं ही अग्नि हूं, मैं ही पहाड़ हूं, मैं ही ये हूं, मैं ही वो हूं, उसी तरीके से फिजिक्स में कहा जाता है कि एक ही फोर्स अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट होता है। दैट इज फॉर यूनिफिकेशन। ठीक है, अब वो एक फोर्स अभी तक हम जान नहीं पाए हैं। अभी तक हम मोटा मोटी 4 पार्ट में इसको डिवाइड किए हुए हैं। फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड फोर्थ वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लेते हैं हम लोग। फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये हम लोग 11th क्लास में ही ग्रेविटेशन चैप्टर है, वहां पे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन पूरा एक चैप्टर ही है हमारा, जहां पे हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे इस पे भरपूर। हमें बस यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिम्स ले लेना है, एक आइडिया ले लेना है ग्रेविटेशन फोर्स है क्या। ग्रेविटेशन फोर्स कहता है कि अगर 2 मास है, एक मास m1 है और एक मास m2 है, ठीक है, और इसके बीच का डिस्टेंस r है, ठीक है, तो न्यूटन साहब ने कहा था कि हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है जो मीडियम इंडिपेंडेंट होता है और जिसकी वैल्यू होती है कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दिस G इज फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस इक्वेशन को आप क्लास 9 में भी पढ़े ही होंगे, इस इक्वेशन से आप फैमिलियर होंगे। तो दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये पूरा फोर्स है, केवल ग्रेविटेशन लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बारे में क्या है कि ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, मीडियम इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होगा। ठीक है, यहां देख लीजिए मैंने लिखा हुआ है कि ये सबसे वीक फोर्स भी है। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और सबसे वीक आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इसका रेंज जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल से मैक्रोस्कोपिक लेवल तक लाखों लाख किलोमीटर तक भी हो सकता है। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक लाखों किलोमीटर के बीच भी लग सकता है, जो स्टार्स होते हैं उनके बीच भी लगता है, और आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के बीच भी लगता है। दैट मीन्स छोटे से छोटे जगह पे और बड़े से बड़े जगह पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है। ठीक है, इसके डिटेल में हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे ही। अब आते हैं सेकेंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ये 12th में पढ़ना है। 12th में जो फर्स्ट बुक है पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ही है, और उसके अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेट का पूरा रोल होता है। इसमें बहुत सारे फोर्स है, जैसे 2 चार्ज है। ठीक है, एक चार्ज अगर Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, इसके बीच का डिस्टेंस r है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगता है दैट इज 1/4πε0। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। वैसे ही मैग्नेटिज्म में फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, ठीक है, Q V क्रॉस B लगता है। ठीक है, वैसे ही मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट वायर, ये L क्रॉस B लगता है। ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये सब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं। यहां देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गनेस के मामलों में ये 2 नंबर पे है। ठीक है, ये 12th में पढ़ेंगे हम लोग, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक पूरा यही कहानी चलेगा। ठीक है, 7th भी AC है और 8th तक EMW है। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखिए, ये भी 12th में न्यूक्लियर चैप्टर में पढ़ना है हम लोगों को, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? ये
एक स्पेशल फोर्स है जो केवल और केवल न्यूक्लियस में लगता है। हम लोग को बचपन से पता है, 9th 10th में पढ़े हुए हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स देखिए क्या होता है। जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर पता है कि सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे उसमें प्रोटॉन्स होते हैं। जैसे अगर सोडियम है, उसका एटॉमिक नंबर 11 है तो 11 प्रोटॉन होंगे, ठीक है। अब ये सारे प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज हैं। अब अगर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स हैं तो उनके बीच क्या होना चाहिए? रिपल्सन होना चाहिए। अब इतने रिपल्सन के बावजूद यहां देख लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगा कूलम्ब के लॉ के हिसाब से, और बहुत ज्यादा होता है। उसके बावजूद ये बढ़े रहते हैं, ठीक है। दे स्टे टुगेदर। ऐसा क्यों होता है? तो उसका कारण है कि उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कोई है, दैट फोर्स इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, दो भाई भाई रहते हैं, ठीक है। जब तक ये साथ रहते हैं, जब तक जो फादर है आपके पिताजी का फोर्स जब स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है, तब तक ये साथ रहते हैं। जैसे ही वो स्ट्रॉन्ग, ये कमजोर पड़ते हैं, ये टूट के अलग हो जाते हैं। उसी तरीके से हमारा न्यूक्लियर फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर लगेगा। इसका जो रेंज है ये फेम्टोमीटर का होता है, 10⁻⁻15 रेंज, केवल न्यूक्लियस के अंदर लगता है, ठीक है। और ये कहां से आता है? तो ये आता है मास डिफेक्ट से, ठीक है। मास डिफेक्ट अभी हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे। डेल्टा एम सी स्क्वायर, यही जो है मास, एनर्जी हो गया मास इंटू सी स्क्वायर, एनर्जी हो गया, दिस एनर्जी कन्वर्टेड इंटू न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। जो मास डिफेक्ट है, मास डिफेक्ट होता है कि कोई भी न्यूक्लियस जो बनता है तो मास ऑफ, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन का जो वैल्यू होता है वो ज्यादा होता है न्यूक्लियस के मास से। वो जो गैप है दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, ये हम 12th में पढ़ेंगे डिटेल में। तो वो जो मास का गैप है, दैट मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एंड दैट एनर्जी प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियर फोर्स है बहुत ज्यादा होता है, देखिए सबसे ताकतवर यही है। लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या है कि ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, ठीक है। ये ज्यादा दूर तक नहीं लगता है। दूसरा क्या है कि ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। जैसे फादर का मैंने एग्जांपल दिया, वो बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं करता है। दो भाई भाई में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, दो बेटियों में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, ठीक है। तो ये भी प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच भी उतना ही लगेगा, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच भी उतना ही लगेगा। ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, दैट मीन्स मास पे डिपेंड नहीं करेगा, चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा, किसका चार्ज ज्यादा है किसका कम है, चार्ज है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके अंदर सेम तरीके से लगता है। दैट मीन्स दिस फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट, मास इंडिपेंडेंट। तीसरा शॉर्ट रेंज होता है, ठीक है, और सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। इसके बारे में हम लोग क्लास 12 में न्यूक्लियस चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे, ठीक है, और डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पे बस इतना जान लेना है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, शॉर्ट रेंज होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला नहीं है लेकिन हमारे पास, मेरे पास मतलब किसी के पास भी नहीं है। साइंटिस्ट इसका अभी तक फॉर्मूला डिराइव नहीं कर पाए हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का फॉर्मूला जो हमने बताया था कि मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी होती है, लेकिन इसका मॉडलिंग हुआ है लेकिन फॉर्मूला डिराइव नहीं हो पाया अभी तक, ठीक है। फोर्थ जो हमारे पास है लास्ट वाला, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स देखिए, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव मटेरियल जो होते हैं उनके अंदर जब बीटा डीके होगा, ठीक है, तब ये फोर्स एक्ट करता है। अब बीटा डीके दो तरह का होता है, एक बीटा प्लस डीके होता है और एक बीटा माइनस डीके होता है। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो या फिर एंटी न्यूट्रिनो के बीच ये फोर्स लगता है, न्यूट्रिनो,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच लगेगा, या इलेक्ट्रॉन या एंटी न्यूट्रिनो के बीच लगेगा, और जब बीटा डीके होता है तब। इसके बारे में भी देखिए साइंटिस्ट के पास बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, इसका भी फॉर्मूला हमारे पास अभी तक डिराइव नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमने 4 बेसिक फोर्सेस पढ़े, ग्रेविटेशन फोर्स, उसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फिर हमने पढ़ा वीक न्यूक्लियर फोर्स, और एक पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि कंजर्व क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ के अंदर हम लोग कंजर्व क्वांटिटी पढ़ने वाले हैं। कंजर्व क्वांटिटी क्या होता है समझिए, पहले डिफिनेशन पढ़ लीजिए। द क्वांटिटीज दैट रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग ए फिजिकल प्रोसेस आर कॉल्ड कंजर्व क्वांटिटीज। इसको मैं थोड़ा रियल लाइफ से समझा रहा हूं। पूरे अर्थ पे कितना गोल्ड होगा वो तो फिक्स है, ठीक है। अब वो गोल्ड कभी मेरे पास ज्यादा रहता है, कभी उनके पास ज्यादा रहता है, कभी उनके पास ज्यादा रहता है, कभी इंडिया के पास जाता था, आज कभी इंग्लैंड के पास जाता है, कभी अमेरिका के पास जाता है। लेकिन सारे कंट्रीज का सारा गोल्ड जोड़ दिया जाए तो वो फिक्स है कि उतना ही गोल्ड है। ठीक है, जितना एक्सट्रैक्ट हुआ है उसी को अगर मैं सारा गोल्ड जोड़ लूं तो गोल्ड फिक्स है। सिमिलरली अगर मैं करेंसी को लूं, आरबीआई ने एक पर्टिकुलर अमाउंट पर क्या करते हैं कि उतना पैसा मार्केट में डाल देते हैं। ठीक है, जितना भी है वो, जितने भी लाख करोड़ का है। अब पैसा कहां रहता है, कभी एक आदमी के पास, कभी दूसरे आदमी के पास, कभी तीसरे आदमी के पास, कभी किसी के पास ज्यादा, कभी किसी के पास ज्यादा। दैट मीन्स ओवरऑल क्या है, लेकिन ओवरऑल अगर पूरे कंट्री का करेंसी देखा जाए, मैं मान के चल रहा हूं कि करेंसी दूसरे देश में नहीं जाता है और ना ही फट रहा है ना जल रहा है, मतलब अगर सर्कुलेशन में है तो सारा का सारा कंजर्व रहेगा, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। हो क्या रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर हो रहा है। कंजर्व क्वांटिटी भी ऐसे ही होती है कि वो खत्म नहीं होती। दैट मीन्स कंजर्वेशन का सिंपल सा स्टेटमेंट होता है, इट इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। बस उसको आप सृजन करते हैं ना ही संहार करते हैं, जो है बस ट्रांसफर होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है, अब कितने तरह का होता है देखिए कंजर्वेशन लॉ। एक तो यूनिवर्सल है जो हमेशा ही कहीं पर भी चले जाइए, सूरज पे चले जाइए, चांद पे चले जाइए, अर्थ पे रहिए, सब जगह वो वैलिड है। तो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेकंड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम में 2 होता है, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन। ये देखिए लैप्टन नंबर कंजर्वेशन और बारियन नंबर कंजर्वेशन, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। 11th 12th के किसी किताब में आपको ये देखने को भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इधर के भी जितने भी लिखे हुए हैं कंजर्वेशन, जो अप्रोक्सीमेट हैं, हमेशा वैलिड नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी वैलिड रहते हैं, लगभग वैलिड रहते हैं। ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि हम लोग एक आइडिया ले ही रहे हैं। जब हम 10th पास करके आए हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कितने तरह के कंजर्वेशन लॉ होते हैं। तो ये सारा लॉ हमने एक साथ लिख दिया है। जो हमारे सिलेबस में है वो केवल ये है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी 11th में ही पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम लोग 12th में पढ़ेंगे, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग 11th में ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये इंक पड़ गया इसमें थोड़ा सा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं कि ये है क्या, एक एक करके। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं, देख लीजिए, एक बार आप देख लेना, पढ़ लो। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो। ये सारे हायर क्लास में आपको मिलेंगे, बीएससी, एमएससी, ठीक है, या और भी रिसर्च सेक्टर में जाएंगे ये सब मिलेगा आपको। तो ये सब मैं मिटा देता हूं। ठीक है, एक कंजर्वेशन ऑफ मास भी होता है। ठीक है, बहुत सारी किताबों में कंजर्वेशन ऑफ मास भी लिखा रहता है। ठीक है, वो भी एक कंजर्वेशन है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं होता क्या है, थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ज्यादा डिटेल में नहीं करना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि जो टोटल एनर्जी है वो सिस्टम का कंजर्व रहेगी। जैसे देखिए हमारे पास लाइट जल रहा है, लाइट कैसे चलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया और वो क्या हुआ, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। नहीं, पटाखा जलाते हैं, पटाखा बूम से बड़ा हुआ, क्या जो उसका केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गया, कुछ लाइटिंग में हो गया, कुछ उसके साउंड में चला गया और कुछ मटेरियल में बच गया केमिकल के टर्म पे। ठीक है, डेट मीन्स इसके बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे आपका सेल है, बैटरी जो होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहा है। जैसे मैं ही देखो, मैं उतने देर से बोल रहा हूँ, 40-50 मिनट का लेक्चर हो गया होगा, मैं बोले जा रहा हूं, तो क्या है, मेरा जो एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, वॉइस के थ्रू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है लगातार, इसीलिए मैं थकूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरा एनर्जी जो बॉडी का है वो लगातार कन्वर्ट हो रहा है साउंड एनर्जी में, जो मैकेनिकल फॉर्म होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका होता क्या है कि जो टोटल एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी, इसके बारे में कहा जाता है कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा फॉर अ आइसोलेटेड सिस्टम। दैट इज चेंज कहा जाए। टोटल एनर्जी होता क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना जाता है। ये गवर्निंग इक्वेशन होगा, हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, हम लोग पढ़ेंगे। अगर और एक जोड़ेंगे तो थर्मल एनर्जी जोड़ लीजिए। जब हम लोग वर्क एनर्जी पढ़ेंगे और कंजर्वेशन पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि एनर्जी कंजर्व रहता है, एनर्जी ना क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। नेक्स्ट आते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। चार्ज देखिए, चार्ज भी ना क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। चार्ज बस एक फॉर्म से, एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर होता है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। जैसे सोडियम देखिए, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो ये क्या हो जाता है, Na+, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ये इलेक्ट्रॉन आके क्लोरीन को मिल गया, ठीक है, और ये Cl- बन गया। ओवरऑल देखेंगे तो देखिए यहां से क्या हुआ, Na+Cl = NaCl बन गया। ठीक है, ओवरऑल क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन न घटा न बढ़ा। ठीक है, वो अलग बात है कि यहाँ 2 रहता है, वो जब केमिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो आप इसको बैलेंस करेंगे। मेरे कहने का मतलब है देखिए कि ओवरऑल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिख रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल देखिए चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है। चार्ज क्या हुआ है, सोडियम से निकला और क्लोरीन को मिल गया। दैट मीन्स चार्ज का ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज में क्रिएट होता है और ना ही चार्ज डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम जैसे लीनियर मोमेंटम होता है और एंगुलर मोमेंटम होता है। जिस तरीके से चार्ज और एनर्जी कंजर्व रहता है वैसे ही मोमेंटम कंजर्व रहता है। हम लोग कोलिजन में पढ़ेंगे बहुत तरह के एग्जांपल, जैसे आप बंदूक चलाते हैं ठ्याक, तो रिक्वायल वेलोसिटी कैसे निकलेगी उसकी। ठीक है, आप वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से निकालते हैं। या आप आगे स्लाइडिंग वाले गाड़ी पे आप खड़े हैं, वो ऐसे पीछे हो गए तो आपका एनालिसिस मोमेंटम से करा जाता है। ठीक है, 2 बॉडी ऐसे टकरा रही है, ठीक है, कोलिजन में ही सबसे ज्यादा हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग अपने लेक्चर के आखिरी पड़ाव में पहुंच गए हैं। ठीक है, ये कुछ टर्म्स पढ़ेंगे हम लोग कि हाइपोथेसिस क्या होता है, एंजियम्स क्या होता है, मॉडल क्या होता है। इनफैक्ट दिस टर्म्स आर टेकन फ्रॉम मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में इन टर्म्स को आप डिटेल में पढ़ते हैं, हमें केवल फिजिक्स में थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे कि ये सब होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हाइपोथेसिस डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है। ये हाइपोथेसिस इज ए सपोजिशन विदाउट एज्यूमिंग इट इज ट्रू। ठीक है, या दूसरे तरीके से कहेंगे हाइपोथेसिस इज ए प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन, हाइपोथेसिस इज ए प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन फॉर ए फेनोमेना। अब इस चीज को पकड़ते हैं
कि हाइपोथेसिस एक प्रोपोज्ड है, दैट मीन्स वो है नहीं है मुझे नहीं पता, मैंने कुछ ऑब्जर्व किया। जैसे तीसरी लाइन देखिए, हाइपोथेसिस इज ए एग्जम्पशन दैट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ सम एविडेंस। जैसे न्यूटन साहब ने देखा कि सेब गिरा उनके सर पे, उन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है, और उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे अपना कुछ और ज्यादा जाके एक्सपेरिमेंट किया और फिर एक एग्जम्पशन मान लिया कि ये हमारा हाइपोथेसिस है कि अगर दो मास होगा तो उनके बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ठीक है। अब उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिकली वेरीफाई कर सकते हैं। हाइपोथेसिस को आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। ये एग्जम्पशन है, मान लेते हैं हमने कोई ऑब्जर्वेशन किया और उसके एविडेंस के बेसिस पे हम बताते हैं कि ये हमारा एक एग्जम्पशन है, आप लोग देखिए, ठीक है। जैसे न्यूटन का ही जो हमारा लॉ है, F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये क्या था, आप इसको हाइपोथेसिस बोल सकते हैं, ठीक है। दैट इज कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। उन्होंने देखा कि सेब गिरा, उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे अपना एक एग्जम्पशन दिया, ठीक है। अब इस बेसिस इसको क्या कर सकते हैं आप, अलग अलग जाके एक्सपेरिमेंटली इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक। अब इसे टाइप कितने होते हैं देखिए, टाइप देखिए, पहला है सिंपल हाइपोथेसिस, इसमें जैसे एक वेरिएबल हो, जैसे सुबह उठना अच्छा होता है, ठीक है, एक एग्जम्पशन है कि सुबह उठेंगे तो आपका तबीयत सही रहेगा, ठीक है। दूसरा है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, जिसमें दो से ज्यादा हो, सुबह उठिए एक्सरसाइज करिए तो स्वास्थ्य सही रहेगा, इसमें दो वेरिएबल आ गए, ठीक है। सुबह उठिए एक्सरसाइज कीजिए जूस पीजिए तो तीन वेरिएबल आ गए। ये सारे के सारे क्या है, एग्जम्पशंस है। तीसरा है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, जैसे हमारे न्यूटन साहब का था, वो क्या थे, विद्वान आदमी थे, रिसर्च किए और एक कमिटेड रिजल्ट दिए। उनका हाइपोथेसिस एक पर्टिकुलर रिजल्ट दे रहा था, उस तरह के हम जो हाइपोथेसिस होता है उसको डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बोलते हैं। दूसरा है नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, जिसका कोई रिजल्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद होता है नल हाइपोथेसिस। ये सब मैथ के टर्म्स है, मैथ में आपको डिटेल्स में पढ़ने हैं, यहाँ हम लोग को बस जानकारी ले लेना है। इधर जो हमने पढ़ा कि हाइपोथेसिस होता क्या है, दैट इज मोर देन एनफ। हाइपोथेसिस से फायदा क्या होता है, आप पूछेंगे हाइपोथेसिस क्यों पढ़ रहे हैं, तो हाइपोथेसिस से हमें क्या है कि चीजों को समझने में आसानी होती है, उसको ऑर्गेनाइज करने में, ठीक है, एनालाइज करने में हमारे हेल्प मिलता है, इसलिए हम हाइपोथेसिस को पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें है एंजम्स। एंजम्स क्या होता है, ठीक है, तो यहां लिखा हुआ है देखिए, एंजम्स होता है इट इज सेल्फ एविडेंट प्रूफ, ठीक है। ये मिट गया, क्या लिखा हुआ है, इट इज अ सेल्फ एविडेंट ट्रूथ। जैसे सूरज पूरब से उगता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हम प्रूफ करने की जरूरत नहीं रहती, हम मान लेते हैं। अब किसी से मुझे आर्गुमेंट करना है तो मैं इसको एज ए ट्रूथ लेके और फिर उसके बेसिस पे आर्गुमेंट करूंगा। जैसे हरिश्चंद्र थे, झूठ नहीं बोलते थे, तो अगर मुझे किसी के साथ आर्गुमेंट करना है तो पहले हरिश्चंद्र झूठ नहीं बोलते थे, इस चीज को मैं एज ए एंजम्स ले लूंगा, ये सही है, ये पोस्टुलेट जो है सही है, पहले से प्रूवन है कि हाँ हरिश्चंद्र झूठ नहीं बोलते थे। इस तरह के जो कंसेप्ट होते हैं उसको हम एंजम्स बोलते हैं, जिसको फर्दर रीजनिंग के लिए, फर्दर एनालिसिस के लिए हम उसको आगे करके बात कर लेते हैं, ठीक है। ये सेल्फ, जैसे सेल्फ एविडेंस है, सेल्फ प्रूफ है, ठीक है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं रहती है। थर्ड हमारा मॉडल है। मॉडल इज ए थ्योरी प्रोपोज टू एक्सप्लेन ऑब्जर्व फेनोमेना। मॉडल होता है कि कोई चीज अगर आपने ऑब्जर्व किया तो आपने अपना एक सिस्टम दिया कि भाई ऐसा होता होगा, ठीक है। और जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, गांव में एक बार गया था मैं, ऐसे गांव में जहां बिजली भी नहीं आती थी, तो वहां एक लड़का आया, ठीक है, वो हकलाता था। अब मैं उसके बातों पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन उसने जो बोला वो एक मॉडल था। वो आया और बोला कि सर मैंने ना एक रिसर्च किया। हमने कहा बताओ क्या किया। उसको पता था कि सर प्रोफेसर हैं कॉलेज में,
कि सर पता है धरती कैसे बनी है? मैंने बताया कैसे बनी है? तो सर क्या हुआ होगा ना, आंधी आया था एक बार, हजारों साल पहले, लाखों साल पहले, पूरे जो यूनिवर्स है उसमें आंधी आई थी और जितने मिट्टी थे ना यूनिवर्स के वो ऐसे 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 घूमे और अर्थ बन गया। आसान नहीं, ठीक है। लेकिन अगर 1000 साल पहले वो लड़का होता और वो बताता कि अर्थ ऐसे बनी है तो बहुत से लोग मान लेते, उसका एक मॉडल है कि ऐसे अर्थ बनी है, ठीक है। अब उसको गलत करना, सही करना वो बाकी के लोगों का काम है। उसने अपना एक मॉडल दिया कि हाँ भाई ऐसा होता होगा। जैसे रदरफोर्ड साहब थे, रदरफोर्ड साहब ने अपना एक मॉडल दिया एटम का, कि उसके न्यूक्लियस में सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। वहां से जो है रे जो पास करती है, बहुत जो पूरा का पूरा चीज है एटम का पूरा खाली होता है, ऑलमोस्ट खाली होता है, वैकेंट होता है, न्यूक्लियस बहुत ही डेंस होता है। ये सब बताया उन्होंने। फिर लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया तो बोर साहब आके अपना एक नया मॉडल दिए, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट आर कॉल्ड मॉडल्स। चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, फेनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए हम अपना एक मॉडल देते हैं, ठीक। तो ये था हम लोग का आज का लेक्चर, जिसमें हमने वन शॉट में पूरा का पूरा फिजिकल वर्ल्ड कंप्लीट किया। A to Z सारे टॉपिक क्लियर किए और बढ़िया से क्लियर किए। मैं हूं रंजन मिश्रा। अगर लेक्चर पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में इसको फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।